हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रिंकू और आप सबको स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल रिंसी लाइफस्टाइल। आप जैसे देख सकते हैं मैं यहाँ पर हूँ ऊटी के पाइन फॉरेस्ट में। और ये मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप ऊटी आने की प्लानिंग कर रहे हैं या फिर आपका अगले कभी किसी दिनों में आप अगर ऊटी आने की प्लानिंग करते हैं तो आप ऊटी कैसे एक्सप्लोर कर सकते हैं। अगर आप ये वीडियो पूरी एंड तक देखेंगे तो ये सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। और आपको बताना चाहूँगा, अगर ऊटी आना चाहते हैं, जैसे कि आप अगर ऊटी आते हैं तो कहाँ रुकना चाहिए, कौन सी प्लेसेस जो है जो आपको एक्सप्लोर करनी चाहिए, और यहाँ पे कैब या फिर ऑटो किस चीज़ का आप इस्तेमाल करें ट्रैवल करते वक्त, या फिर यहाँ पे खर्चा आपको कुल मिला के कितना रहेगा। अगर बजट ट्रिप बनाना चाहते हैं तो कितना आपको पैसा खर्चा होगा, ये पूरी डिटेल्स मैं आपको बताने वाला हूँ। और आपको बता दूँ, वीडियो हो सकता है थोड़ा लंबा बन जाए, लेकिन अगर ये वीडियो आप ऊटी प्लान करने से पहले देखते हैं एक बार और यहाँ पे ऊटी विजिट करते हैं तो मैं श्योर ये कर सकता हूँ कि आप डिसअपॉइंटेड नहीं होंगे। और ये पूरी जानकारी मैं आपको देते रहूँगा। आप मेरे साथ बने रहिए और वीडियो एंड तक देखिए। ये वीडियो देखने के बाद अगर आपको वीडियो पसंद आती है और आपको लगता है कि आपकी मेरी दी गई जानकारी आपको ऊटी के ट्रिप में हेल्प किया तो ज़रूर इस वीडियो को एक लाइक करिएगा। अगर आप चाहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमें मोटिवेट हो सके आगे इस तरह की वीडियो बनाने के लिए। थैंक यू। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ऊटी साल के किस वक्त आपको जाना चाहिए। बेसिकली देखा जाए, ऊटी एक इस तरह की हिल स्टेशन है जहां आप साल में किसी भी वक्त चाहें आ सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर लोग जो पसंद करते हैं ऊटी आना, वो समर के टाइम में रहता है, क्योंकि समर के टाइम पे बाकी शहरों में ज़्यादातर गर्मियाँ होती हैं लेकिन यहाँ पर बहुत ठंडा महसूस होता है। तो इसीलिए लोग अच्छे क्लाइमेट को एंजॉय करने के लिए ऊटी चले जाते हैं। और ये इसका पीक सीजन भी माना जाता है। अगर आप इस वक्त जाते हैं, आप थोड़ा एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ज़्यादा लोग आपको देखने को मिलेंगे वहाँ पे। उसी हिसाब से अगर चाहें तो आप विंटर में या फिर मानसून में भी विजिट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि विंटर में यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ जाएगी। तो आप अगर विंटर में विजिट करते हैं तो आपके साथ बहुत अच्छे जो होता है ठंड के कपड़े वो रखिए। और यहाँ पे क्लाउड और फॉग के वजह से हो सकता है कि आपका व्यू पॉइंट जो है ज़्यादा ठीक से ना दिख पाए। अब बात कर लेते हैं कि हम ऊटी कैसे पहुँचे। फ़िलहाल देखा जाए तो ऊटी पहुँचने के लिए हमारे पास तीनों ऑप्शंस अवेलेबल हैं, फ़्लाइट, बस या फिर ट्रेन। लेकिन जो डायरेक्ट आपको ऊटी पहुँचा सकता है वो है आपका बस। लेकिन अगर आप बस में आना चाहें तो सारे शहरों से तो बस की फैसिलिटी नहीं है ऊटी के लिए। लेकिन साउथ इंडिया के स्टेट के मेन सिटी से आपका अवेलेबल रहेगा, जैसे आपका बेंगलोर, चेन्नई, हैदराबाद, इन जगहों से आपको डायरेक्ट बस मिल जाएगा, जो कि ओवरनाइट जर्नी करते हैं। मतलब 7 से 8 घंटे करीब आपको लगेगा, जो अर्ली मॉर्निंग 6 और 6:30 को आपको ऊटी पहुंचा देगा। लेकिन अगर आप दूसरे शहरों से आने चाहते हैं और आपका बस का फैसिलिटी अवेलेबल है नहीं, तो आप फ्लाइट या फिर ट्रेन का सुविधा ले सकते हैं। इनमें क्या होगा, आप तो डायरेक्ट ऊटी नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन ऊटी से 85 किलोमीटर दूर जो आपका कोयम्बटूर है, जहाँ पे आपका एयरपोर्ट भी है और आपका रेलवे स्टेशन भी है, तो इन जगहों पे आप पहुंच सकते हैं। फिर वहाँ से आप प्राइवेट टैक्सी, कैब या फिर बस लेके पहुँच सकते हैं। अगर और भी एक ऑप्शन है वहाँ पे, अगर आप कोयम्बटूर तक पहुँच जाते हैं और आप टॉय ट्रेन का फैसिलिटी लेना चाहते हैं, तो इसीलिए आप मेट्टुपलायम नामक एक रेल स्टेशन है, जो आप कोयम्बटूर से वहाँ तक पहुँच जाइए और वहाँ पे टॉय ट्रेन का सुविधा लेके आप ऊटी या फिर उदगमंडलम वहाँ पे पहुँच सकते हैं। क्योंकि हालांकि ऊटी में हमारा रेलवे स्टेशन तो है, लेकिन वहाँ पे सिर्फ टॉय ट्रेन ही चलती है, जिसका रेलवे स्टेशन का नाम है उदगमंडलम। तो आप उस हिसाब से भी पहुँच सकते हैं। और टॉय ट्रेन के बारे में डिटेल्स, जैसे दिन में कितनी बार चलती है और आप कैसे ट्रेन टिकट बुक कर सकें, वो मैं वीडियो के अंदर अगले सेक्शन में बता दूंगा आपको। अब बात कर लेते हैं कि ऊटी में कितने दिन की स्टे हमारे लिए सही रहेगा। ऊटी में अगर आप 3 दिन की स्टे बनाते हैं तो वो आपके लिए काफ़ी रहेगा। और उनमें से पहले दिन आप ऊटी का जो लोकल साइट सीइंग है वो कवर कर लेंगे, और दूसरे दिन पैकरा साइड आप चले जाएंगे जहाँ पे बहुत सारी जगह आपको देखने को मिल जाएंगी। और तीसरे दिन आप टॉय ट्रेन से होते हुए कुन्नूर चले जाइए और कुन्नूर एक्सप्लोर करके वापस ऊटी पहुँच सकते हैं। और उसी रात को आप अपना बस पकड़ के रिटर्न भी कर सकते हैं। बेंगलोर से ओवरनाइट जर्नी करने के बाद हम लोग कुछ सुबह के 7 बजे ऊटी बस स्टॉप पहुँच गए थे। फिर वहाँ से हमने, हमारे जो होटल था वो कुछ 2 किलोमीटर दूरी पे था, हमने ऑटो वाले से बात करके होटल तक गए। और होटल से बात करने से पता चला कि नॉर्मल चेक इन टाइमिंग तो 12 बजे होता है, लेकिन उस दिन होटल कुछ खाली था तो हमें अर्ली चेक इन मिल गया।
होटल पहुंचने के बाद हम फ्रेश होके 10 बजे तक ब्रेकफास्ट ख़त्म कर लिए थे और फिर हमने डे 1 का जो ट्रिप का था हमारा वो हमने शुरू कर लिया। और पहला हमने बोटानिकल गार्डन से ही शुरू किया क्योंकि वो कुछ करीब 500 मीटर की दूरी पे ही था हमारे होटल से। बोटानिकल गार्डन बहुत ही बड़े एरिया में फैला हुआ था और जहाँ पे तरह तरह के फूल आपको देखने को मिल जाएंगे और बहुत अच्छे तरह से इनको सजा के रखाया भी गया था, जो आप देख के बहुत ही एंजॉय करेंगे। और जो हमें यहाँ से सबसे अच्छा लगा वो था यहाँ का ग्लास हाउस, जहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट तरह के फूल जो है सजा के रखे गए थे। बोटानिकल गार्डन में कुछ लगभग 1.5 घंटा हम रुके, फिर हम होटल की तरफ चल दिए और वहाँ पे जाके लंच हमारा ख़त्म कर लिए। लंच करने के बाद फिर 2 बजे हमने अपना नेक्स्ट जर्नी स्टार्ट किया। आफ्टरनून में हमारा जो प्लान था वो डोडा पेका पीक साइड था, जहाँ जाते जाते रास्ते में आपको 2-3 जगह जहाँ और भी है जहाँ रुक के आप व्यू के एंजॉय कर सकते हैं, और भी 2-4 स्पॉट्स है जो आप देख सकते हैं। ये जो हम रुके हैं ये हमारा है आपका वैक्स म्यूजियम के सामने ही एक व्यू था जहाँ हमने देखे, फिर वैक्स म्यूजियम की ओर चल दिए। वैक्स म्यूजियम का जो एंट्री फी था वो 50 रुपीज़ पर हेड था और यहाँ पे ज़्यादा कुछ देखने के लिए था नहीं, तो आप कुछ मैक्सिमम 10 से 15 मिनट यहाँ पे स्पेंड करिए। वैक्स म्यूजियम के बगल में ही एक बहुत ही अच्छा शोकेस आइटम का शॉप था जहाँ से आप चाहें शॉपिंग कर सकते हैं, लेकिन ये आपको बता देना चाहूँगा इसका प्राइस जो है वो थोड़ा हाई है, तो इस हिसाब से अगर आपको अफोर्डेबल लगे तो आप यहाँ से कुछ शॉपिंग भी कर सकते हैं। वैक्स म्यूजियम विजिट करने के बाद आप टी फैक्ट्री देखने चले जाइए। वहाँ पे आप देख सकते हैं कि चाय की पत्ती जो है वो किस तरह से बनाई जाती है। यहाँ टी फैक्ट्री के बगल में ही आपको जिप लाइनिंग करने का भी मौका मिलेगा। अगर आप चाहें तो वहाँ पे जिप लाइनिंग और उसके साथ कुछ और भी एडवेंचरस एक्टिविटी है, आप वहाँ पे कर सकते हैं। टी फैक्ट्री विजिट करने के बाद हम लोग उसी लाइन में सीधे चले गए थे टी पार्क के ओर, और ये एक बहुत ही अच्छी सुंदर जगह है जहाँ पे आप चाहें तो फोटोग्राफी करा सकते हैं और फोटो और उसका जो व्यू है वो बहुत अच्छा यहाँ से रहता है। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट डेस्टिनेशन था वो था डोडा पेटा पीक। वो शहर की लेवल से अगर देखा जाए बहुत ही ज़्यादा ऊपर है, जहाँ से आपको बहुत बढ़िया व्यू मिलेगा और आप पूरे ऊटी का जो सिटी है वो यहाँ से देख सकते हैं। डोडा पेटा पीक पर एक टेलीस्कोप हाउस भी है और जहाँ से नज़ारे जो है वो और भी बेहतर दिखाई देंगे। इसी के साथ आपका ऊटी का पहला दिन कंप्लीट होता है और उसके बाद आप होटल लौट जाइए और रात को या फिर इवनिंग 7-8 बजे करीब आप आसपास के मार्केट विजिट कर लीजिए, कुछ शॉपिंग कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे चॉकलेट्स और नीलगिरी ऑयल्स के भी शॉप्स रहते हैं। डे 2 में हम सबसे पहले सुबह ब्रेकफास्ट करने के बाद बोट हाउस चले गए बोटिंग करने के लिए। और आपको सबको भी ये सजेशन रहेगा कि आप अगर विजिट करते हैं बोट हाउस तो सुबह के टाइम करिए, अराउंड 9:30-10 को आप पहुँच जाइए, ताकि आपको ज़्यादा भीड़ वहाँ पे ना मिले। बोट हाउस में डिफरेंट तरह के बोट्स अवेलेबल रहते हैं, जैसे आपका पेडल बोट हो गया, जो हमने हायर की थी वो पेडल बोट ही था 2 सीटर, और पेडल बोट में आपका 4 सीटर भी है, और एक रो बोट का फैसिलिटी भी अवेलेबल है, और एक मोटर बोट जो 8 सीटर होता है, और उसका प्राइस जो है सबका डिफरेंट रहता है। और यहाँ पे जो हमने जो बुक करी थी वो आपका 250 रुपीज़ था। बोट हाउस में बोटिंग करने के बाद
हम थ्रेड गार्डन घूमने चले गए और ये थ्रेड गार्डन जो है वो बोट हाउस के पास में ही है। What did you see? It's not natural garden, it is artificial garden. It's made by embroidery silky threads. Nearly 6 crore meter thread used for this garden. He took to 12 years finishing the garden with a 50 ladies helper. No needle, no machine, full hand making. Plants, stiffness, canvas material, stems are copper oil used this garden. A blast is going to be sample you can touch and feel by also. Stones, stand, wood only original. Everything. यहाँ पर जितने भी सारे फूल दिख रहे हैं वो एक्चुअली थ्रेड से बनाए गए। जैसे आपको सैम्पल भी दिखाएंगे कि यहाँ पे किस तरह से बनाए गए हैं। कोई यकीन भी नहीं कर सकता है कि ये सारे धागे से ही बनाए गए हैं। नेक्स्ट हम लोग पाइकरा के रोड की तरफ निकल गए थे और वहाँ पे पहला डेस्टिनेशन हमारा पाइन फॉरेस्ट था जो बिल्कुल रास्ते के बगल में ही है। यहाँ पे आप रुकिए थोड़ा, यहाँ पे एक छोटा सा लेक टाइप का भी है, यहाँ पे भी आप एंजॉय कर सकते हैं। वहाँ से व्यू जो है बहुत अच्छा ही रहता है। एक्चुअली उसी पाइकरा के रोड के साइड अगर रोड पे चलेंगे तो आपको बहुत सारे व्यू पॉइंट्स देखने को मिलेंगे। आप जो भी कैब हो या फिर ऑटो जो भी लिए हैं आप उनसे एक बार बात कर लीजिए, जहाँ भी आपको अच्छा लगे वो वहाँ पे रोक लेंगे और आप वो व्यू एंजॉय कर सकते हैं। जहाँ कि हम यहाँ पे रुके थे, एक ट्री पार्क था जहाँ पे हम रुके थे, यहाँ पे भी कुछ समय आप व्यतीत कर सकते हैं और बहुत ही अच्छे अच्छे पेड़ आपको देखने को मिल जाएंगे यहाँ पे और बहुत सुंदर ही लगेगा। और उससे पहले हम रुके थे एक जगह जो कि गोल्फ कोर्स था। हालांकि वहाँ पे खेला नहीं जा रहा था लेकिन वहाँ पे एक गोल्फ कोर्स था। अंदर तो आपको एंट्री नहीं है लेकिन बाहर से आप चाहें वो भी देख सकते हैं। सेम पाइकरा रूट में हम आगे गए तो हमें 9th माइल बोल के एक शूटिंग पॉइंट था जहाँ पर ज़्यादातर यहाँ पे बॉलीवुड 90s के जो मूवीज़ थे, बॉलीवुड के सॉन्ग्स यहाँ पे शूट किए जाते थे। तो यहाँ का नज़ारा भी बहुत अच्छा रहता है। यहाँ पे अगर आप जाएंगे तो बहुत ही बड़ा एरिया में ग्रास फील्ड फैला हुआ है, यहाँ पे आप कुछ टाइम स्पेंड कर सकते हैं। वो जो 9th माइल है इसके बस सामने ही बस यहाँ पे हॉर्स राइडिंग का भी सुविधा है। अगर आप चाहें तो यहाँ पे आप हॉर्स राइडिंग कर सकते हैं। तो हालांकि ज़्यादातर लोग नहीं करते हैं लेकिन अगर आप चाहें एक्सपीरियंस के लिए बस कुछ 100 मीटर 200 मीटर तक वो लेंगे और कुछ 200 रुपीज़ शायद लेते हैं। तो यहाँ पे अगर चाहें वो भी एक्सपीरियंस आप कर सकते हैं। यहाँ से रूट जो है वो और भी ऊपर जाता है। अगर हालांकि हमने ऑटो बुक करी थी तो ऑटो को आगे जाने के लिए अलाउ नहीं था, लेकिन यहाँ से अगर आगे जाएंगे तो और भी बहुत सारे व्यू पॉइंट्स जो हैं आपको मिलेंगे, लेकिन हम नहीं जा सके। अगर आपके पास टाइम परमिट करता है और टाइम है तो आप ये सारे जैसे फ्रॉग हिल व्यू पॉइंट, नीडल रॉक व्यू पॉइंट यहाँ से विजिट कर सकते हैं। देख सकते हैं आप कितना 30 किलोमीटर लगभग है यहाँ से। अगर आप चाहें ऊपर जा सकते हैं, लेकिन हम लोग जो तय किए कि यहाँ से रिटर्न करें बाकी ऊटी के तौर मतलब रिटर्न करने के लिए। फिर नेक्स्ट हम लोग जो घूमने गए वो था हमारा कर्नाटका गार्डन। ये हम जब पाइकरा से रिटर्न आए तो मतलब ऊटी में ही पड़ता है। तो ये एक बहुत ही अच्छा जगह है। मैं सबको बताऊंगा कि अगर आप ऊटी जाते हैं तो ये वाला पॉइंट मिस मत करिए। ये बहुत ही सुंदर जगह है। यहाँ पे इतने सारे फूल हैं, आप अगर एक बार विजिट करेंगे तो देख पाएंगे।
तो मैं यहाँ पे दिखाऊंगा, अब वीडियो में भी है कैप्चर किया हूँ कि कितने सारे फूल्स यहाँ पे देखने को आपको मिलेंगे। तीसरे दिन जो हम लोगों का प्लान था वो था ऊटी से कुन्नूर तक आपका टॉय ट्रेन का एक्सपीरियंस लेना और उसके बाद कुन्नूर में कुछ प्लेसेस एक्सप्लोर करना। और आपको बताना चाहेंगे, अगर आप ऑनलाइन टिकट नहीं कर रहे हैं तो टिकट के लिए आप 2-3 घंटे पहले चले जाइए। जैसे कि आप ट्रेन का टाइमिंग जो रहता है उससे 2-3 घंटे में जाके लाइन में खड़े रह जाइए ताकि आपको टिकट मिल सके, क्योंकि वीकेंड में ज़्यादातर क्या होता है कि बहुत भीड़ हो जाती है और आप टिकट नहीं मिल पाता है आपको। लगभग हमें 1 घंटे लगे, मतलब वो जो ऊटी से कुन्नूर तक का सफ़र था वो बहुत ही मेमोरेबल था और कुछ 1 घंटे लगे। उसके बाद हम कुन्नूर में पहुंच गए और वहां से एक ऑटो लेके कुन्नूर एक्सप्लोर करने के लिए चले गए। पहले हमने यहाँ पे गए थे, यहाँ पे एक था, ये हमारा ट्री एस्टेट है। ये बोलते हैं कि मुमताज़ जी का ट्री एस्टेट है जो कि 3000 एकड़ में फैला हुआ है और यहाँ से बहुत ही अच्छे व्यू रहता है। लेकिन हालांकि उस वक्त जो है कुछ आधे घंटे पहले ही पूरा फॉग ही हो गया चारों तरफ, तो इसीलिए हमें ज़्यादा कुछ दिखा नहीं, लेकिन जितना भी था वो बहुत ही ऑसम प्लेस था और देखने में बहुत ही सुंदर लग रहा था।
और इसी के साथ हमारा कुन्नूर विजिट ख़त्म हुआ। उसके बाद हम उसी गवर्नमेंट का बस लेके हम ऊटी पहुंच गए और लगभग रात के हम लोगों का 8 बजे बस था जिसे हम रिटर्न कर लिए बेंगलोर तक। और अब बात कर लेते हैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है बजट की। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे मैंने एक यहाँ पे चार्ट बनाया है जिसमें सेगमेंट वाइज मैंने पूरी डिटेल्स में लिख रखा है कि यहाँ से बेंगलोर से स्टार्टिंग करने से लेके बेंगलोर में पहुँचने तक हम लोग का क्या क्या खर्चा हुआ। और ये आपको बता देना चाहूँगा ये सारी जो है मीडियम है। होटल जो है मीडियम टाइप का होटल था, फूड भी रेस्टोरेंट जो जा रहे थे हम वो मीडियम टाइप का था, और बाकी एंट्री फीस तो सबका फिक्स ही रहता है, तो उसके हिसाब से आप देख लीजिए।